नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। हम वक्ता अच्छे होंगे। और आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे उसी भारतीय वन को या प्राकृतिक वन को। तो भारतीय वन में हम क्या पढ़ रहे थे, वनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। और उसमें आज हम पढ़ेंगे क्या, पर्वतीय वन। लगभग हमने 5 पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे। आज लास्ट पॉइंट है पर्वतीय वन। उसके बाद हम पढ़ेंगे वन नीति 2023। 24, 25, 25 अभी आनी है, शायद दिसंबर में आ जाए। तो आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर दें और उस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि यार ये मटेरियल बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और फिर आगे स्टार्ट करेंगे। आप लोगों लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, भारतीय या पर्वतीय वन। भारतीय वन में चैप्टर कौन सा था हमारा, भारतीय वन। अब भारतीय वनों में हम क्या पढ़ रहे थे, वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण, भारतीय वनों में हम पढ़ रहे थे वनों का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण में हमने 5 हेडिंग पढ़ ली थी, या हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे छठा पॉइंट। छठा पॉइंट क्या पढ़ेंगे, पर्वतीय या पर्वतीय वन। हम छठा पॉइंट क्या पढ़ेंगे, पर्वतीय वन। आज हम देखेंगे इसके बारे में, पर्वतीय वन। तो हमने जो बताया था आपको, भारत का जो मैप बताया था हमने, इस तरीके से हमने बताया था भारतीय में। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, ये वाला पोर्शन तक, यहाँ तक लगभग हमने कंप्लीट कर लिया था, इधर वाला पोर्शन। और हमारा ये वाला पोर्शन लग गया था हिमालय के गिरपाद नीचे वाले, हिमालय के गिरपाद। और ये इधर साइड पर ये सिक्किम, भूटान और इधर वाला एरिया रह गया था। तो आज हम इसे समझेंगे, इस मतलब मैप के माध्यम से नहीं, हम आज इसे पढ़ेंगे दूसरे तरीके से, क्योंकि इसमें छोटा बन पाएगा, उतना आपको समझ में नहीं आएगा। हम अपने हिसाब से बनाएंगे, आपको उसमें समझाएंगे। चित्र तो अच्छा नहीं बना होगा, आप लोगों ने देखा होगा, कोई बात नहीं। हमने अपने मैप का विस्तार बनाया, बड़ा बनाया। हम चाहते उसका विस्तार हो, हम तो चाहते यार इसका विस्तार चाइना के ऊपर निकल जाए, उसके संग्रहित। चलिए आगे देखिए। अब हम लोग पढ़ते हैं पर्वतीय वन। थोड़ा इधर बना, लिखने के लिए भी जगह चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पर्वत को थोड़ा कम खिलाते पिलाते हैं, जिससे हम इसे दुबला पतला कर सके। कैसा कर सके इसे, दुबला पतला। और यहाँ लिख देंगे हिमालय। क्या लिख देंगे, हिमालय। हिमालय। तो हमने इसे क्या किया,
पर्वत में खनिज नहीं तो हमने वो क्या किया, निकाल ली, इस वजह से ये दुबला पतला हो गया। आइए आगे इसे समझते हैं। देखते हैं इसमें पॉइंट देखते हैं, ये 1500 मीटर, 1500 मीटर तक कैसे पाए जाते हैं अपन, सदाबहार, सदाबहार वन या पेड़ पौधे, सदाबहार वन या पतझड़ पौधे या पतझड़ वन या पतझड़ वन। अब आगे देखते हैं, 1500 से 2500 लेकर क्या पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय वन या चौड़ी पत्ती। 1500 से 2500 तक, 1500 से 2500 तक क्या पाए जाते हैं, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय या पतझड़ वन। सॉरी, 1500 से 2500 को में क्या पाया जाता है, शीतोष्ण कटिबंधीय वन या चौड़ी पत्ती वन या चौड़ी पत्ती वन। आप लोगों को दिख रहा होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय या चौड़ी पत्ती वन कहां तक पाए जाते हैं, 1500 से 2500 के बीच में। अब 2500 से 4500 के बीच में पाए जाते हैं कोड़धारी वन। 2500 से 4500 बीच पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, कोड़धारी वन, कोड़धारी वन। 2500 से 4500 के बीच में पाए जाते हैं कोड़धारी वन। और 4500 से 4800 के बीच में पाए जाते हैं तुंद्रा तुल्य वनस्पति, तुंद्रा तुल्य वनस्पति। कहां तक, 4800 तक, 4800 के बीच में पाए जाते हैं तुंद्रा तुल्य वनस्पति, वनस्पति, तुंद्रा तुल्य वनस्पति। और इसके ऊपर क्या पाया जाता है, बर्फ, इसके ऊपर पाई जाती है बर्फ। ये तो हमने क्या बताया, हमने बताया 1500 तक क्या पाए जाते हैं, सदाबहार वन या पतझड़ वन। कैसे वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन या पतझड़ वन। और 1500 से 2500 के बीच में क्या पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय वन या चौड़ी पत्ती वन। कैसे पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय वन या चौड़ी पत्ती वन। 2500 से 4500 के बीच में पाए जाते हैं कोड़धारी वन। कैसे पाए जाते हैं, कोड़धारी वन। कोड़धारी वन आप ऐसे समझ लीजिए, इसका जो पेड़ होता है वो ऊपर से इस प्रकार से होता है, त्रिभुज की तरह, त्रिभुज की तरह। अरे आपने उसमें देखे होंगे, क्या बोलते हैं उसमें, हाँ वो सेंटा जो बनते हैं ना, उसमें आपने देखे होंगे जो सेंटा के लिए पेड़ लगाया जाता है वो इस तरीके से, कृष्ण कहा, कृष्ण का वो कृष्ण क्या बोलते हैं, क्रिसमस ट्री, हाँ वही उसी प्रकार का। 4500 तक क्या होता है, कोड़धारी वन। 4500 से 4800 के बीच में, 4500 से 4800 के बीच में क्या पाया जाता है, टुंड्रा तुल्य वनस्पति, टुंड्रा तुल्य वनस्पति। और उसके ऊपर ओनली बर्फ, ओनली बर्फ। बर्फ में क्या पाई जाती, कोई वनस्पति नहीं। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा कोई वनस्पति नहीं, कोई वनस्पति नहीं। 4800 के ऊपर क्या पाई जाती है, कोई वनस्पति नहीं।
लेकिन 4800 4500 के बीच में क्या पाई जाती है? घास, काई, लीचेन। यहां क्या पाई जाती है? घास, काई, लीचेन, लीचेन। हमने क्या बताया? 4800 के ऊपर जो होता है वहां क्या पाई जाती है? कोई वनस्पति नहीं। 4800 के ऊपर कोई वनस्पति नहीं। और 4800 से 4500 के बीच में पाई जाती है घास, काई, लीचेन। क्या पाई जाती है? घास, काई और लीचेन। लेकिन 4500 2500 के बीच में, 4500 और 2500 के बीच में पाई जाती है फर, स्प्रूस, चीड़, सनोवर और ब्लू पाइन। क्या पाए जाते हैं? चीड़ के पेड़। इसके बीच में क्या पाए जाते हैं? चीड़ और सनोवर। क्या पाए जाते हैं? सनोवर, चीड़ और सनोवर के पेड़। चीड़ और सनोवर और ब्लू पाइन। क्या? ब्लू पाइन, ब्लू पाइन या फर या स्प्रूस, यहां लिख लीजिए फर या स्प्रूस। तो हमने क्या बताया? 4500 और 2500 के बीच में जो पेड़ पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं चीड़, सनोवर, ब्लू पाइन, फर या स्प्रूस। फर या स्प्रूस। और जो 2500 और 1500 के बीच में पाए जाते हैं ओक, देवदार, कार्क, वर्ण और महफिल। क्या पाए जाते हैं? ओक, देवदार, कारक, बर्च और महफिल। एक सेकंड। इसके बीच में क्या पाए जाते हैं? कारक। 1500 और 2500 के बीच में कौन कौन से पाए जाते हैं? कारक। उसके बाद हम पाए जाते हैं ओक और देवदार। ओक, देवदार का वृक्ष आप लोगों ने देखा होगा। ओक और देवदार। उसके बाद वर्च और महफिल। वर्च और महफिल। आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक बार और समझा देते हैं। ये हम बनाए, ये बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र का है। ये पूरा डायग्राम पहाड़ी, आपने उसके नीचे का पूरा पढ़ लिया था। हमने सदाबहार वन बता दिए थे। उसके बाद हमने बताए थे पतझड़ बांकुन वन। उसके बाद बताए थे हमने कटीले वन। उसके बाद बताए थे हमने कटीली झाड़ियां। अब हम बता रहे हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वनों में हमने बताया ये वाला क्षेत्र, ये वाला जो ये लद्दाख, हिमालय के गिरपाद से ऊपर का क्षेत्र, जो सिक्किम का होते हुए वाला क्षेत्र, हम उसमें बता रहे 1500 मीटर तक की ऊंचाई। 1500 मीटर, एक सेकंड, मीटर लिख दें। 1500 मीटर, 2500 मीटर, 4500 मीटर, 4800 मीटर। आगे देखिए 1500 मीटर तक की क्या पाए जाते हैं? सदाबहार वन या पतझड़ वन। और 1500 से 2500 मीटर तक की, 1500 से 2500 मीटर, 2500 मीटर पर पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय या चौड़ी पत्थी वन। 2500 से 4500 मीटर तक की, 2500 से 4500 मीटर तक की पाए जाते हैं कोणधारी वन। कैसे वन पाए जाते हैं? कोणधारी वन। और 4500 से 4800 मीटर तक की पाए जाते हैं टुंड्रा तुल्य वनस्पति। कैसी पाई जाती है? टुंड्रा तुल्य वनस्पति। अब आगे देखिए 1500 से 2500 मीटर के बीच में कौन से पौधे पाए जाते हैं?
1500 से 2500 मीटर के बीच में पाए जाते हैं कार्क, ओक, देवदार, वर्च और मैपिल 1500 मीटर से 2500 मीटर के बीच में कार्क, ओक, देवदार, वर्च और मैपिल पाए जाते हैं। और 2500 से 4500 मीटर के बीच 2500 से 4500 मीटर के बीच कौन से पेड़ पाए जाते हैं? चीड़, सनोवर, ब्लू पाइन, फर और स्प्रूस। चीड़, सनोवर, ब्लू पाइन, फर और स्प्रूस 4500 मीटर से 4800 मीटर के बीच में कौन से पौधे पाए जाते हैं? जैसे घास पाई जाती है, काई पाई जाती है, लिचेन पाई जाती है। और 4800 से ऊपर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? 4800 से ऊपर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि 4800 से ऊपर कुछ है ही नहीं, उसके ऊपर ओनली बर्फ है। क्या है? ओनली बर्फ। बर्फ में तो घास भी नहीं पाई जाती है। आप लोगों को ये समझ आ गया होगा या ये लिखाएं? आप इसके बीच में लिख लीजिए चित्र, और आप लोगों को हमने ये समझा दिया, समझ में आ गया होगा। ये इसको लिखाना पड़ेगा। तो आप ये इस तरीके से बना लीजिए, और आपको हमने अच्छे से समझा दिया। अब इसके बाद हम कुछ पॉइंट लिखाएंगे, इस बारे में नहीं लिखाएंगे, इस बारे में आप लोगों ने समझ लिया होगा। जिस प्रकार हमने बताया इसी प्रकार लिखाना कि 1500 में 1500 मीटर तक सदाबहार वन पाए जाते हैं या पतझड़ पाए जाते हैं। आप अपनी तरफ से लिख लीजिए, मैं बोलता चला जा रहा हूं। हम जिस तरीके से बोल रहे हैं आप उसी तरीके से लिख लीजिए। 1500 मीटर तक सदाबहार वन और पतझड़ वन पाए जाते हैं। 1500 से ऊपर 2500 मीटर तक की शीतोष्ण कटिबंधीय या चौड़ी पत्ती वन पाए जाते हैं। 2500 मीटर से ऊपर 4500 मीटर पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। 4500 मीटर से ऊपर 4800 मीटर पर टुंड्रा तुल्य वनस्पति पाई जाती है। टुंड्रा तुल्य वनस्पति पाई जाती है। 4800 ऊपर बर्फ पाई जाती है, जहां पर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। फिर आगे उसके पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे 1500-2500 के बीच में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनके नाम निम्न है। नाम क्या क्या है? कार्क हो गया, ओक हो गया, देवदार हो गया, वर्च हो गया, मैपिल हो गया। और 2500 मीटर से 4500 मीटर के बीच में चीड़, सनोवर, ब्लू पाइन, फर, स्प्रूस इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। 4500 मीटर से 4800 मीटर के बीच में घास, काई, लिचेन इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। आप इस प्रकार का नहीं लिख पाएंगे तो आप लिख लीजिए इस प्रकार से। हम आगे कुछ पॉइंट लिखाते हैं, तो आगे लिखाएं। चलिए इस तरफ लिखाते हैं, इसे बना रहेंगे देखिए। इस तरफ लिखाते हैं, इस तरफ लिखिए। आगे लिखिए पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय के अपेक्षा समुद्र एवं भूमध्य रेखा से अधिक निकट है। क्या लिखना है? पूर्वी हिमालय, इधर पॉइंट लिखिए। पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय के अपेक्षा पश्चिमी हिमालय पूर्वी हिमालय के अपेक्षा समुद्र एवं भूमध्य रेखा से अधिक निकट है। अपेक्षा समुद्र एवं भूमध्य रेखा से अधिक निकट है। अधिक निकट है, अधिक निकट है। उसके बाद लिखिए इसलिए पूर्वी हिमालय हिंदू रेखा की ऊंचाई अधिक मिलती है। इसलिए पूर्वी हिमालय
इसलिए पूर्वी हिमालय में हिंदू रेखा की पूर्वी हिमालय में हिंदू रेखा की ऊंचाई अधिक मिलती है। अधिक मिलती है। हमने क्या बताया? सॉरी, एक सेकेंड, आगे देखिए हमने क्या बताया। पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा समुद्र एवं भूमध्य रेखा से अधिक निकट है। ये बात बिल्कुल सही है। किस प्रकार निकट है ये देखिए, यहां से चलते हैं। ये नीचे उतरना थी। ये हमारा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, लद्दाख का क्षेत्र है। तो हम इधर देखते हैं, इधर पश्चिमी हिमालय कौन सा? ये वाला, ये पश्चिमी हिमालय। अब पश्चिमी हिमालय क्या होता है? ये यहाँ क्या लगा हुआ है? पश्चिम बंगाल, यहाँ पास में। और पश्चिम बंगाल के इधर क्या लगा हुआ है? समुद्र तट। तो ये पास हुआ ना। और पूर्वी हिमालय ये इतना चलना आना पड़ेगा, इधर साइड पे मिलेगी। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। पूर्वी हिमालय वो पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा, पश्चिमी हिमालय ये इधर साइड का क्षेत्र, इधर साइड के क्षेत्र में ये गुजरात के पास आना पड़ेगा। और यहाँ बिल्कुल इधर ही मिल जाएगा भाई। जैसे वो क्या बोलते हैं उसे, पश्चिम बंगाल के पास बिल्कुल ये पड़ता है, तो वहां तुरंत ही मिल जाएगा, सिक्किम के नीचे। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद इसके पूर्वी हिमालय में हिंदू रेखा की और भूमध्य रेखा से भी पास पड़ता है, इधर भूमध्य रेखा से भी। तो आपको ये समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। आगे अगला पॉइंट देखते हैं। अगला आगे इसमें, अब इसमें लिखते हैं, इसके फलस्वरूप ऊंचाई अधिक मिलती है। आगे लिखे, इसके फलस्वरूप वनस्पति की ऊंचाई पश्चिमी हिमालय के अपेक्षा अधिक मिलती है। तो इसका क्या लिखिए? फलस्वरूप। इसके फलस्वरूप पश्चिमी हिमालय इसके फलस्वरूप वनस्पति की ऊंचाई, इसके फलस्वरूप वनस्पति की ऊंचाई, वनस्पति की ऊंचाई पूर्वी हिमालय वनस्पति की ऊंचाई भी पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मिलती है। ऊंचाई पश्चिमी हिमालय के अपेक्षा अधिक मिलती है। अब इस पॉइंट को समझते हैं। हमने बताया था आपको हिमालय की जो निचली रेखाएं, यानी कि हिमालय के गिरिपाद, वहां हमने बारिश कैसी बताई थी आपको? हमने वहां बारिश बताई थी 100 से 200 सेंटीमीटर तक। वहां बारिश हमने अच्छी मात्रा में बताई थी। तो हमने वहां क्या बताया था? जहां बारिश अच्छी, वहां घने वन, वहां सदाबहार वृक्ष, वहां लंबे वन, लंबे पेड़ पौधे, मिट्टी अच्छी, वनस्पति अच्छी, खनिज की मात्रा पहाड़ों पर अच्छी मिलती है। तो हमने क्या बताया था? फलस्वरूप वनस्पति की ऊंचाई पश्चिमी हिमालय के अपेक्षा अधिक मिलती है। पश्चिमी हिमालय के अपेक्षा पूर्वी हिमालय की तरफ अधिक अच्छी मिलती है। हमने आप लोगों को बताया था उसमें।
अब इसके बाद आगे अगला पॉइंट लिखिए। इसमें हिंदू रेखा की ऊंचाई असम से लगभग 4400 मीटर है। हिंदू रेखा की ऊंचाई, आगे पॉइंट लिखिए, हिंदू रेखा की ऊंचाई, रेखा की ऊंचाई असम से, असम से 4400 मीटर, 4400 मीटर अधिक है, अधिक है। इसके बाद क्या लिखते हैं, हिंदू रेखा की ऊंचाई असम से 4400 मीटर है या अधिक है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखते हैं, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है। आगे कौन सा पॉइंट लिखेंगे, पश्चिमी हिमालय में, आगे लिखिए, जबकि हाँ, पश्चिमी हिमालय में, पश्चिमी हिमालय में, क्या बताया हमने, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर, वनस्पति, हमने क्या बताया, वनस्पति 3000 मीटर ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है। 3000 मीटर ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, उपलब्ध होती है। ये पॉइंट एक बार और समझ लिए। हमने क्या बताया, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है। कैसे, 3000 मीटर ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे अगला पॉइंट, ये आप लोग नोट कर लीजिए, हम इसे इरेज करेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चले, अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं, हमने क्या बताया था, पश्चिमी हिमालय में जो वनस्पति होती है वो कितनी ऊंचाई तक मिलती है, वो मिलती है 3000 मीटर तक। पश्चिमी हिमालय में कितनी मिलती है, 3000 मीटर तक। इसके बाद हम देखेंगे पूर्वी हिमालय में जो वनस्पति है वो मिलती है 4000 मीटर तक ऊंचाई तक। पूर्वी हिमालय में वनस्पति कितनी ऊंचाई तक मिलती है, 4000 मीटर तक की। आगे लिखिए, आगे पॉइंट लिखिए, पूर्वी हिमालय में जो वनस्पति मिलती है वो 4000 मीटर ऊंचाई तक मिलती है। कहां तक मिलती है, 4000 मीटर ऊंचाई तक। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता के प्रमुख कारण देखते हैं। आगे लिखते हैं, पूर्वी हिमालय का
भूमध्य रेखा और समुद्र तट के पश्चिमी हिमालय के अपेक्षा अधिक निकट है। पूर्वी हिमालय का, आगे पॉइंट देखते हैं, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय का, पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा, पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी के अपेक्षा, और समुद्र तट से, और समुद्र तट से पश्चिमी, और समुद्र तट से पश्चिमी के अपेक्षा अधिक निकट होता है। समुद्र तट से पश्चिमी की अपेक्षा, पश्चिमी की अपेक्षा अधिक निकट होता है। पश्चिमी के अपेक्षा अधिक निकट होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के पर्वतीय वन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? दक्षिण भारत के पर्वतीय वन। एक दो पॉइंट और देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वन रिपोर्ट। ये वाला पोर्शन जो पर्वतीय वन है वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ साथ लिख रहे होंगे। आगे चले, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? दक्षिण भारत के पर्वतीय वन। हेडिंग डालेंगे दक्षिण भारत के पर्वतीय सूरी वन। आगे कौन सी हेडिंग डालेंगे? दक्षिण भारत के पर्वतीय वन। अब इसमें आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या पढ़ेंगे? दक्षिण भारत में मुख्य, आगे पढ़ेंगे, सॉरी, आगे लिखेंगे दक्षिण भारत में मुख्य, पॉइंट लिखते हैं आगे, दक्षिण भारत में मुख्य, दक्षिण भारत में मुख्य नीलगिरी पर्वत, अन्नामिलाई पर्वत, पालनी पहाड़ियां। नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई पहाड़ियां, अन्नामलाई पहाड़ियां, पालनी पहाड़ियां, पहाड़ियां। इन सबको हम जब पहाड़ियां या पर्वत पढ़ाएंगे उसमें पढ़ाएंगे आप लोगों को, क्योंकि हमें अभी वन रिपोर्ट पढ़ानी है, नहीं तो आपके वो इसके बारे में बताते डिटेल से। तो क्या हमने बताया? दक्षिण भारत में मुख्य नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई पहाड़ियां, पालनी पहाड़ियां। इसके बाद इन तीनों पहाड़ियों के ढालों पर शुष्क वन पाए जाते हैं। क्या? आगे लिखिए, इन तीनों पहाड़ियों, इन तीनों पहाड़ियों के ढालों पर शुष्क वन पाए जाते हैं।
कैसे वन पाए जाते हैं? शुष्क वन पाए जाते हैं। उसके बाद आगे देखिए, आगे कैसे वन पाए जाते हैं? शुष्क वन। शुष्क वनों में जैसे सोलास, जैसे सोलास, 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 सोलास में वृक्ष वृक्ष कौन कौन होते? लारेल, मैग्नोलिया और सिनकोना। लारेल, लारेल, मैग्नीनिया, मैग्नीनिया और मैग्नीनिया और सिनकोना, और सिनकोना। इसे एक बार समझा देते हैं। पर्वतीय वन में दक्षिण भारत के पर्वतीय वन, दक्षिण भारत के पर्वतीय वन, उसमें हमने क्या बताया? दक्षिण भारत में मुख्य नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई पहाड़ियां और पालनी पहाड़ियां। इन तीनों पहाड़ियों के ढालों पर, इन तीनों पहाड़ियों के ढालों पर कैसे वन पाए जाते हैं? शुष्क वन पाए जाते हैं। जैसे सोलास, जैसे सोलास, सोलास, सोलास जैसे लारेल, मैगलीनिया और सिनकोना। आप लोगों को संभवतः ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं वन रिपोर्ट, थोड़ा बहुत उसमें देखिए। उसके बाद पूरी वन रिपोर्ट हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप थोड़ा रुकिए, वन रिपोर्ट देखिए। वन रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करंट से जुड़ी होती है, इसलिए आपको क्वेश्चन मिलने के ज्यादा चांस होते हैं वन रिपोर्ट में। खासकर आरओ, पीसीएस, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई जैसे एग्जामों में वन रिपोर्ट का ज्यादा वेटेज रहता है। और वन रिपोर्ट में जो परसेंटेज होते हैं उसका एसएससी वाले एग्जाम में, या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस एसआई, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इन वाले एग्जामों में जो परसेंटेज का वेटेज होता है, परसेंटेज वाले क्वेश्चन, वो मतलब इन एग्जामों में पूछे जाते हैं। और जो फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे परसेंटेज ना होकर सीधा नाम, वो यूपी पुलिस का स्टेट के एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। तो आप लोगों को 1 मिनट रुकिए, मैं पानी जब तक पी लेता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे। आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम क्या पढ़ते हैं? वन रिपोर्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे वन रिपोर्ट 2025। क्या पढ़ेंगे? वन रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इसमें। जो वन रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद करके जाइए एग्जाम में। वन रिपोर्ट 2025, वन रिपोर्ट 2025। क्या पढ़ रहे होंगे? वन रिपोर्ट 2025। 1 मिनट कैमरा देख लें थोड़ा। अब अच्छा, ये पेश कौन करता है? ये पेश करता है ISFR, ISFR, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। पेश कौन करता है? ISFR, ISFR, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट। क्या? फॉरेस्ट रिपोर्ट। वन रिपोर्ट ये पेश कौन करता है? ISFR,
ISFR का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये कौन सी नंबर की रिपोर्ट दी है? ये दी है 18वें नंबर की। सॉरी, पहले इसमें देखिए कब दी गई, 2023 में। 2023 की रिपोर्ट है। तो सर आपने ये नहीं पूछा कि सर आप इतना पीछे का क्यों पढ़ा रहे हो 2023 की? आप लोगों को पता होना चाहिए जो ISFR होता है वो हर 2 साल में रिपोर्ट देता है। ये जो रिपोर्ट आई थी ये शायद दिसंबर में आई थी और अगली रिपोर्ट आएगी 2025 के दिसंबर साइड में। तो ये विगत 2-2 वर्षों में आती है रिपोर्ट। अच्छा, ये कौन से नंबर की रिपोर्ट थी? ये थी 18वें नंबर की रिपोर्ट। ये कौन से नंबर की रिपोर्ट थी? ये थी 18वें नंबर की रिपोर्ट। 18वीं रिपोर्ट। ये थी 18वीं वन रिपोर्ट। सॉरी, ये कौन से नंबर की थी? 18वीं वन रिपोर्ट। वन रिपोर्ट 2023। ये जो थी ये थी 18वें नंबर की रिपोर्ट। 18वीं वन रिपोर्ट 2023। एक सेकंड, हम क्या बता रहे थे? एक सेकंड, हम क्या बता रहे थे? ये जो है वो 18वीं वन रिपोर्ट है जो 2023। इसके बाद हम देखते हैं जारी कब की थी। ये जारी की थी 21 दिसंबर 2024 को। सॉरी, हमने गलत बता दिया उस टाइम। ये जो जारी हुई थी ये जारी कब हुई थी? जारी वही देखने गए थे पीछे करेक्ट करने कि शायद मुझे कुछ दिमाग से फिसल गया डाटा। तो ये जारी कब हुई थी? ये जारी हुई थी 21 दिसंबर 2024 को। 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई थी। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में तैयार की जाती है। यह रिपोर्ट, हाँ ये पॉइंट लिखिए, यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण, यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण FSI, भारतीय वन सर्वेक्षण FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI देहरादून द्वारा, FSI देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में तैयार की जाती है। प्रत्येक 2 वर्ष में तैयार की जाती है। 18वीं वन रिपोर्ट 2023 हमने क्या बताया? जारी 21 दिसंबर 2024 को। जारी कब हुई? 21 दिसंबर 2024 को। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण, यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष के में तैयार की जाती है। हम इसकी एक बार फुल फॉर्म और लिख दिए। इसकी फुल फॉर्म फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए फॉरेस्ट
सॉरी, सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे की शायद मीनिंग गलत लिखी हुई है, करेक्ट कर लीजिए आप, शायद सही है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI। आप लोगों को समझ आ गया। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI देहरादून द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में तैयार की जाती है। आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण FSI। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? भारतीय वन सर्वेक्षण FSI। क्या पढ़ेंगे? भारतीय वन सर्वेक्षण FSI। ये आप लोगों ने नोट कर लिया था, साथ साथ में नोट करते रहिए। आज थोड़ी क्लास बड़ी हो जाएगी, कल वाली क्लास भी थोड़ी बड़ी रहेगी, लेकिन कल आपको ये पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे, उसकी आप चिंता ना करिए। और डायरी आगे रेडी, भारतीय वन सर्वेक्षण FSI। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI। आगे हेडिंग पड़ी है भारतीय वन सर्वेक्षण FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। अब आगे इसकी स्थापना कब हुई? 1921 में। इसकी स्थापना देखिए, इसकी जो स्थापना हुई है, इसकी जो स्थापना हुई है, वो हुई है 1921 में। 1921 में भारतीय वन सर्वेक्षण FSI, इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1921 में। कब हुई है? 1921 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर देखिए, इसका हेडक्वार्टर लिखे सीधे ये भूलते हैं। इसका जो मुख्यालय इसका जो मुख्यालय है वो है देहरादून। इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? देहरादून। ये देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में। इसकी स्थापना कब हुई है FSI की? 1921 में। इसका जो मुख्यालय है वो है देहरादून मतलब उत्तराखंड में। अब देखते हैं इसके कार्य। अब इस FSI के कार्य देखते हैं। हेड में डालिए कार्य। इसके कार्य देखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण कामा पर्यावरण वन, आगे साथ साथ लिखते जाइए। भारतीय वन सर्वेक्षण कामा पर्यावरण वन, और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख वन संगठन है। मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है। एक
प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है। इसको एक बार समझ लीजिए। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई है वो 1921 में हुई है। इसका जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। देहरादून कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। इसके जो कार्य हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है। कैसा? एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है। आगे लिखिए, जो नियमित रूप से देश में वन संसाधनों के मूल्यांकन और निगरानी के लिए उत्तरदायी है। जो नियमित रूप से, आगे लिखिए, जो नियमित रूप से सॉरी एक सेकंड रुकिए, थोड़ा डाटा फिसल रहा है माइंड से, एक बार देख लेते हैं थोड़ा। आगे देखिए, आगे जो नियमित रूप से वन संसाधन, जो नियमित रूप से देश के वन संसाधन, जो नियमित रूप से देश के वन संसाधन जो नियमित रूप से देश के वन संसाधनों के मूल्यांकन, वन संसाधनों के मूल्यांकन और निगरानी के लिए उत्तरदायी है। और निगरानी के लिए उत्तरदायी है। इसे एक बार रिवीजन कर लीजिए यहां से। भारतीय वन सर्वेक्षण पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन है जो नियमित रूप से देश के वन संसाधनों के मूल्यांकन और निगरानी के लिए उत्तरदायी है। आगे देखिए, आगे इसके आगे पॉइंट लिखिए। ये प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट तैयार करता है। ये प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट तैयार करता है। आगे लिखिए, ये प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट तैयार करता है। यह प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट तैयार करता है। इसको अब इसके आगे देखते हैं। पहले इसे थोड़ा क्लीन कर दें। आप लोग ये नोट डाउन कर लिया होगा। इसके आगे लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे देखते हैं क्या था। ये प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट तैयार करता है। एक सेकंड देखिए, शायद कैमरा बंद हो गया। आगे इसके देखिए, ये कितने वर्ष में तैयार करता है? 2 वर्ष में। इसने पहली वन रिपोर्ट कब जारी की थी? 1987 में। इसने पहली वन रिपोर्ट
वन पहली वन रिपोर्ट 1987 में जारी की थी। इसने पहली वन रिपोर्ट 1987 में जारी की थी। कब जारी की थी? 1987 में पहली वन रिपोर्ट। उसके बाद देखते हैं पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। आगे देखिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन थे? कौन है? भूपेंद्र यादव। परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। श्री भूपेंद्र यादव द्वारा 21 दिसंबर 2024 को 18वीं वन रिपोर्ट जारी की गई। 21 दिसंबर 2024 को 18वीं वन रिपोर्ट 2024 जारी की गई। क्या देखते हैं? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा 21 दिसंबर 2024 को, कब? 21 दिसंबर 2024 को 18वीं वन रिपोर्ट जारी की गई। कौन सी? 18वीं वन रिपोर्ट जारी की गई। उसके आगे देखते हैं इस रिपोर्ट को जारी करने में भारतीय दूर संवेदी उपग्रह। इस रिपोर्ट को जारी करने में, अगला पॉइंट देखिए, इस रिपोर्ट को जारी करने में भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट कम एवं फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया।
एक बार देखते हैं शुरुआत से। पहली वन रिपोर्ट 1987 में जारी की गई। पहली वन रिपोर्ट 1987 में जारी की गई। किसके द्वारा? भूपेंद्र यादव द्वारा। कब? 21 दिसंबर 2024 में 18वीं वन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को जारी करने में भारतीय दूर संवेदी उपग्रह, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह एवं फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया। राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया। आप लोग इतना लिखिए, इसके बाद आगे लिखते हैं। 1 सेकंड रुक जाइए, मैं थोड़ा तब तक पानी नहीं पी लूं और आप लोग लिखिए इसे। आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे हेडिंग डालिए राष्ट्र वन नीति 1988। हेडिंग तक का डालिए राष्ट्रीय वन नीति 1988। हेडिंग डालिए आप लोग इसके आगे राष्ट्रीय वन नीति 1988। इसके बाद हेडिंग डालिए राष्ट्रीय वन नीति 1988। इसमें पॉइंट लिखिए। इस नीति का लक्ष्य है, इस नीति का लक्ष्य भारत में वन क्षेत्र को कुल क्षेत्रफल के 1/3 तक लाना। इस नीति का क्या लक्ष्य है? पॉइंट लिखिए। इस नीति का लक्ष्य है, इस नीति का लक्ष्य है भारत में वन क्षेत्र को, भारत में वन क्षेत्र को भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 1/3 या 33% तक लाना है, तक लाना है। 33% तक लाना है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में वन सर्वेक्षण अधिनियम 1990 के तहत, भारत में वन सर्वेक्षण अधिनियम 1990 के तहत वनों का संरक्षण तथा कार्यान्वयन किया जाता है। आगे लिखिए भारत में, अगला पॉइंट लिखिए भारत में वन संरक्षण अधिनियम, भारत में वन संरक्षण अधिनियम, भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1990 के तहत, 1990 के तहत भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1990 के तहत वनों का संरक्षण, वनों का
संरक्षण वनों का संरक्षण तथा कार्यान्वयन तथा कार्यान्वयन किया जाता है। कार्यान्वयन किया जाता है। कार्यान्वयन किया जाता है। आप लोग इसको लिख लीजिए। और ये क्लास अब ज्यादा लंबी हो रही है, इसे यहीं रोकते हैं और आपको कल एक क्लास और लंबी मिलेगी और उसमें हम पूरा टॉपिक ये कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद जो टॉपिक अगला चलेगा कल के बाद वो चलेगा मानसून। उसके बाद जो अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे मानसून, उसके बाद हम पढ़ाएंगे खनिज और फिर शुरुआत में आ जाएंगे हम भूगर्भिक संरचना। ऐसे इस तरीके से पर्वत, नदियां, हवा तंत्र, इन सबको पढ़ाते हुए फिर यहीं पर रोकेंगे आके मृदा पर। तो इस तरीके से हमारी स्टडी चलेगी। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इस क्लास को यहीं रोकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग कंटेंट देख रहे होंगे, कंटेंट बहुत तगड़ा है, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए करिए। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे मोटिवेट रहे और इससे भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएं। ये तो ज्योग्राफी चल रही, इसके बाद हिस्ट्री, इकोनॉमी, मतलब पॉलिटी, आप पूरा जीएस कराएंगे विद चैप्टर के साथ। 5 अगस्त को हम आपको 5 अगस्त से हम क्लास 5 से क्लास 10 तक की एनसीईआरटी चैप्टर वाइज पूरी कराएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। तो क्लास को आज यहीं रोकते हैं। आज क्लास थोड़ी लंबी हो गई और लंबी क्लास बनती है, सिलेबस भी बहुत ज्यादा है, कवर करना है हमें 1 मंथ में और कवर करना है पूरा डिटेल से, कवर करना है पीसीएस सिलेबस का। तो फिर क्लास को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए।